एनसीईआरटी ई बुक जैविक वर्गीकरण 2.1 किंगडम मोनेरा 2.2 किंगडम प्रोटिस्टा 2.3 कवक साम्राज्य 2.4 किंगडम प्लांटे 2.5 किंगडम एनिमेलिया 2.6 वायरस वायरोइड्स और लाइकेन। सभ्यता की शुरुआत के बाद से जीवित जीवों को वर्गीकृत करने के कई प्रयास किए गए हैं। यह सहज रूप से उन मानदंडों का उपयोग नहीं किया गया था जो वैज्ञानिक थे, लेकिन हमारे स्वयं के उपयोग के लिए जीवों का उपयोग करने की आवश्यकता से पैदा हुए थे, भोजन, आश्रय और कपड़ों के लिए। अरस्तु वर्गीकरण के लिए अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला सबसे पहला व्यक्ति था। उन्होंने पौधों को पेड़ों, झाड़ियों और जड़ी बूटियों में वर्गीकृत करने के लिए सरल रूपात्मक पात्रों का उपयोग किया। उन्होंने जानवरों को भी दो समूहों में विभाजित किया, जिनके पास लाल रक्त था और जो नहीं थे। लिनियस के समय में प्लांटी और एनीमिया राज्यों के साथ वर्गीकरण की एक दो साम्राज्य प्रणाली विकसित की गई थी, जिसमें क्रमशः सभी पौधे और जानवर शामिल थे। इस प्रणाली ने यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों और प्रकाश संश्लेषक, हरे शैवाल और गैर प्रकाश संश्लेषक, कवक जीवों के बीच अंतर नहीं किया। जीवों का पादपों एवं जंतुओं में वर्गीकरण सरलता से किया जाता था और समझने में सरल होता था, परंतु बड़ी संख्या में जीव किसी भी श्रेणी में नहीं आते थे। इसलिए लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाने वाला दो जगत वर्गीकरण अपर्याप्त पाया गया। इसके अतिरिक्त स्थूल आकृति विज्ञान में कोशिका संरचना, भित्ति की प्रकृति, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधियां, विकासवादी संबंध आदि जैसे अन्य लक्षणों को भी शामिल करने की आवश्यकता महसूस की गई। आठ सजीवों की वर्गीकरण प्रणालियों में समय के साथ अनेक परिवर्तन हुए हैं। यद्यपि पौधे और पशु जगत सभी अलग अलग प्रणालियों के तहत स्थिर रहे हैं, लेकिन इन राज्यों के तहत किन समूहों बटा जीवों को शामिल किया जाना है, इसकी समझ बदल रही है। अन्य राज्यों की संख्या और प्रकृति को भी समय के साथ विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग समझा गया है। तालिका 2.15 राज्यों की विशेषताएं। आर.एच. व्हिटेकर 1969 ने 5 साम्राज्य वर्गीकरण का प्रस्ताव रखा। उनके द्वारा परिभाषित राज्यों का नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया रखा गया था। उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले वर्गीकरण के मुख्य मानदंडों में कोशिका संरचना, शरीर संगठन, पोषण की विधि, प्रजनन और फाइटोलैनेटिक संबंध शामिल हैं। सारणी 2 से 1 में 5 जगतों की विभिन्न विशेषताओं का तुलनात्मक विवरण दिया गया है। 3 डोमेन प्रणाली भी प्रस्तावित की गई है, जो किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन में विभाजित करती है, शेष यूकेरियोटिक राज्यों को तीसरे डोमेन में छोड़ देती है और इस तरह 6 राज्य वर्गीकरण करती है। आप उच्च कक्षाओं में इस प्रणाली के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आइए हम वर्गीकरण प्रणाली को प्रभावित करने वाले मुद्दों और विचारों को समझने के लिए इस 5 जगत वर्गीकरण को देखें। पहले वर्गीकरण प्रणालियों में बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल, कवक, काई, फर्न, जिम्नोस्पर्म और पौधों के तहत एंजियोस्पर्म शामिल थे। इस पूरे राज्य को एकजुट करने वाला चरित्र यह था कि इसमें शामिल सभी जीवों की कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति थी। इसने उन समूहों को एक साथ रखा जो अन्य विशेषताओं में व्यापक रूप से भिन्न थे। यह प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, को अन्य समूहों के साथ लाया जो यूकेरियोटिक थे। इसने एक कोशिकीय जीवों और बहुकोशिकीय लोगों को एक साथ समूहीकृत किया। उदाहरण के लिए क्लैमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा को शैवाल के तहत एक साथ रखा गया था। वर्गीकरण ने हेटेरोट्रॉफिक समूह, कवक और ऑटोट्रॉफिक हरे पौधों के बीच अंतर नहीं किया, हालांकि उन्होंने अपनी दीवारों की संरचना में एक विशिष्ट अंतर भी दिखाया। कवक की दीवारों में काइटिन था, जबकि हरे पौधों में सेलुलोसिक सेल की दीवार थी। जब ऐसी विशेषताओं पर विचार किया गया, तो कवक को एक अलग राज्य किंगडम फंगी में रखा गया। सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को किंगडम मोनेरा के तहत एक साथ समूहीकृत किया गया था और एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया था। किंगडम प्रोटिस्टा ने क्लैमाइडोमोनास क्लोरेला, पहले पौधों के भीतर शैवाल में रखा गया था और दोनों सेल की दीवारें थीं, को पैरामोइकियम और अमीबा, जो पहले जानवरों के साम्राज्य में रखा गया था जिसमें सेल की दीवार की कमी थी, के साथ लाया गया है। इसने उन जीवों को एक साथ रखा है जिन्हें पहले के वर्गीकरणों में विभिन्न राज्यों में रखा गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वर्गीकरण के मानदंड बदल गए। इस तरह के परिवर्तन भविष्य में भी होंगे, जो विशेषताओं और विकासवादी संबंधों की हमारी समझ में सुधार पर निर्भर करता है। समय के साथ एक वर्गीकरण प्रणाली विकसित करने का प्रयास किया गया है जो न केवल रूपात्मक, शारीरिक और प्रजनन समानता को दर्शाता है, बल्कि फाइलोजेनेटिक भी है, अर्थात विकासवादी संबंधों पर आधारित है। इस अध्याय में हम व्हिटेकर वर्गीकरण प्रणाली के मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक राज्यों की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे।
प्लांटे और एनिमेलिया साम्राज्य, जिन्हें आमतौर पर क्रमशः पौधे और पशु साम्राज्य के रूप में जाना जाता है, को अध्याय 3 और 4 में अलग अलग निपटाया जाएगा। 2.1 किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा के एकमात्र सदस्य हैं। वे सबसे प्रचुर मात्रा में सूक्ष्म जीव हैं। बैक्टीरिया लगभग हर जगह होते हैं। मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। वे गर्म झरनों, रेगिस्तानों, बर्फ और गहरे महासागरों जैसे चरम आवासों में भी रहते हैं, जहां बहुत कम अन्य जीवन रूप जीवित रह सकते हैं। उनमें से कई परजीवी के रूप में या अन्य जीवों पर रहते हैं। बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है: गोलाकार कोकस PL.कॉक्की, रॉड के आकार का बेसिलस PL.बेसिली, अल्पविराम के आकार का वाइब्रियम PL.विब्रियो और सर्पिल स्पिरिलम PL.स्पिरिला। चित्र 2.1। चित्र 2 से 1 विभिन्न आकृतियों के जीवाणु। हालांकि जीवाणु संरचना बहुत सरल है, वे व्यवहार में बहुत जटिल हैं। कई अन्य जीवों की तुलना में एक समूह के रूप में बैक्टीरिया सबसे व्यापक चयापचय विविधता दिखाते हैं। कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं, अर्थात वे अकार्बनिक क्रियाधारों से अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। वे प्रकाश संश्लेषक स्वपोषी या रसायन संश्लेषक स्वपोषी हो सकते हैं। बैक्टीरिया के विशाल बहुमत हेटेरोट्रॉफ हैं, अर्थात वे भोजन के लिए अन्य जीवों या मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। 2 जनवरी 2001 आर्क बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया विशेष हैं क्योंकि वे कुछ सबसे कठोर आवासों में रहते हैं, जैसे कि अत्यधिक नमकीन क्षेत्र हेलोफाइल, हॉट स्प्रिंग्स थर्मोसिडोफाइल और दलदली क्षेत्र मीथेनोगेंस। आर्क बैक्टीरिया एक अलग कोशिका भित्ति संरचना होने में अन्य जीवाणुओं से भिन्न होते हैं और यह विशेषता चरम स्थितियों में उनके अस्तित्व के लिए जिम्मेदार होती है। मीथेनोगेंस गायों और भैंसों जैसे कई जुगाली करने वाले जानवरों की आंत में मौजूद होते हैं और वे इन जानवरों के गोबर से मीथेन बायोगैस के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। 2 जनवरी 2002 यूबैक्टीरिया। हजारों अलग अलग यूबैक्टीरिया या सच्चे बैक्टीरिया हैं। वे एक कठोर सेल की दीवार की उपस्थिति की विशेषता है और यदि मोटिव एक फ्लैगेलम साइनोबैक्टीरिया, जिसे नीलाहरा शैवाल भी कहा जाता है, में हरे पौधों के समान क्लोरोफिल ए होता है और प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। चित्र 2 से 2। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय, औपनिवेशिक या फिलामेंटस मीठे पानी समुद्री या स्थलीय शैवाल हैं। उपनिवेश आमतौर पर जिलेटिनस म्यान से घिरे होते हैं। वे अक्सर प्रदूषित जल निकायों में खिलते हैं। इनमें से कुछ जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को हेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं में स्थिर कर सकते हैं, जैसे नोस्टॉक एवं अनाबेना। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया नाइट्रेट्स, नाइट्राइट और अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं और उनके एटीपी उत्पादन के लिए जारी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। वे नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा और सल्फर जैसे पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में एक महान भूमिका निभाते हैं। चित्र 2.21 फिलामेंटस नीलहरे शैवाल नोस्टॉक। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया प्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में हैं। अधिकांश महत्वपूर्ण डीकंपोजर हैं। उनमें से कई का मानवीय मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वे दूध से दही बनाने, एंटीबायोटिक दवाओं के उत्पादन, फलियों की जड़ों में नाइट्रोजन को ठीक करने आदि में सहायक होते हैं। कुछ रोगजनक हैं जो मनुष्यों, फसलों, खेत जानवरों और पालतू जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं। हैजा, टाइफाइड, टेटनस, साइट्रस नासूर विभिन्न जीवाणुओं के कारण होने वाली अच्छी तरह से ज्ञात रोग हैं। जीवाणु मुख्यतः विखंडन द्वारा जनन करते हैं। चित्र 2 से 3। कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियों में वे बीजाणु पैदा करते हैं। वे एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में एक आदिम प्रकार के डीएनए हस्तांतरण को अपनाकर एक प्रकार के यौन प्रजनन द्वारा भी प्रजनन करते हैं। चित्र 2.31 विभाजित जीवाणु। माइकोप्लाज्मा ऐसे जीव हैं जिनमें पूरी तरह से कोशिका भित्ति की कमी होती है। वे ज्ञात सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं और ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकती हैं। कई माइकोप्लाज्मा जानवरों और पौधों में रोगजनक हैं। 2.2 किंगडम प्रोटिस्टा। सभी एकल कोशिका वाले यूकेरियोट्स को प्रोटिस्टा के तहत रखा गया है, लेकिन इस राज्य की सीमाएं अच्छी तरह से परिभाषित नहीं हैं। एक जीव विज्ञानी के लिए प्रकाश संश्लेषक प्रोटिस्टान क्या हो सकता है, दूसरे के लिए एक पौधा हो सकता है। इस पुस्तक में हम प्रोटिस्टा के तहत क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैगलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ शामिल हैं। प्रोटिस्टा के सदस्य मुख्य रूप से जलीय हैं। यह राज्य पौधों, जानवरों और कवक से निपटने वाले अन्य लोगों के साथ एक कड़ी बनाता है।
यूकेरियोट्स होने के नाते प्रोटिस्टान सेल बॉडी में एक अच्छी तरह से परिभाषित नाभिक और अन्य झिल्लीबाध्य अंग होते हैं। कुछ में फ्लैगेल्ला या सिलिया है। प्रोटिस्ट सेल फ्यूजन और युग्मनज गठन से जुड़ी प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक और यौन प्रजनन करते हैं। 2 फरवरी 2001 क्राइसोफाइट्स। इस समूह में डायटम और गोल्डन शैवाल डेस्मिड्स शामिल हैं। वे ताजे पानी के साथ साथ समुद्री वातावरण में भी पाए जाते हैं। वे सूक्ष्म होते हैं और पानी की धाराओं प्लवक में निष्क्रिय रूप से तैरते हैं। उनमें से ज्यादातर प्रकाश संश्लेषक हैं। डायटम में कोशिका भित्ति 2 पतले अतिव्यापी गोले बनाती है जो एक साबुन के डिब्बे की तरह एक साथ फिट होती हैं। दीवारें सिलिका के साथ एम्बेडेड हैं और इस प्रकार दीवारें अविनाशी हैं। इस प्रकार डायटम ने अपने निवास स्थान में बड़ी मात्रा में सेल दीवार जमा को पीछे छोड़ दिया है। अरबों वर्षों में इस संचय को डायटोमेसियस पृथ्वी कहा जाता है। किरकिरा होने के कारण इस मिट्टी का उपयोग पॉलिशिंग, तेल और सिरप के निस्पंदन में किया जाता है। महासागरों में डायटम मुख्य उत्पादक हैं। 2 फरवरी 2002 डायनोफ्लैगलिट्स। ये जीव ज्यादातर समुद्री और प्रकाश संश्लेषक हैं। वे अपनी कोशिकाओं में मौजूद मुख्य रंजक के आधार पर पीले, हरे, भूरे, नीले या लाल दिखाई देते हैं। कोशिका भित्ति में बाहरी सतह पर कठोर सेलुलोज प्लेटें होती हैं। उनमें से ज्यादातर में 2 फ्लैगेला हैं, एक अनुदैर्ध्य रूप से स्थित है और दूसरा दीवार प्लेटों के बीच एक कुंड में अनुप्रस्थ रूप से स्थित है। बहुत बार लाल डायनोफ्लैगलेट्स, उदाहरण गोनियालैक्स, इतनी तेजी से गुना करते हैं कि वे समुद्र को लाल लाल ज्वार दिखाई देते हैं। इतनी बड़ी संख्या में जारी विषाक्त पदार्थ मछलियों जैसे अन्य समुद्री जानवरों को भी मार सकते हैं। 2 फरवरी 2003 यूग्लिनोइड्स। उनमें से अधिकांश ताजे पानी के जीव हैं जो स्थिर पानी में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति के बजाय उनके पास पेलिकल नामक एक प्रोटीन समृद्ध परत होती है जो उनके शरीर को लचीला बनाती है। उनके पास 2 फ्लैगेल्ला हैं, एक छोटा और एक लंबा। यद्यपि वे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषक होते हैं, जब सूर्य के प्रकाश से वंचित होते हैं तो वे अन्य छोटे जीवों पर पूर्ववर्ती करके हेटेरोट्रॉफ की तरह व्यवहार करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यूग्लिनोइड्स के वर्णक उच्च पौधों में मौजूद लोगों के समान हैं। उदाहरण यूग्लिना, चित्र 2 से 4। 2 फरवरी 2004 कीचड़ के नए नए सांचे। कीचड़ के सांचे सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट हैं। शरीर सड़ती हुई टहनियों और पत्तियों के साथ चलता है जो कार्बनिक पदार्थों को निगलते हैं। उपयुक्त परिस्थितियों में वे प्लास्मोडियम नामक एक एकत्रीकरण बनाते हैं जो कई फीट तक बढ़ सकता है और फैल सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान प्लास्मोडियम अंतर करता है और फलने वाले शरीर बनाता है जो उनके सुझावों पर बीजाणु पैदा करते हैं। बीजाणुओं के पास सच्ची दीवारें होती हैं। वे बेहद प्रतिरोधी हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। बीजाणु हवा की धाराओं द्वारा बिखरे हुए हैं। घ चित्र 2-4 डायनोफ्लैगलेट्स, यूग्लिना, कीचड़ फफूंदी, पैरामीशियम। 2 फरवरी 2005 प्रोटोजोआ। सभी प्रोटोजोआ हेटेरोट्रॉफ हैं और शिकारियों या परजीवी के रूप में रहते हैं। उन्हें जानवरों के आदिम रिश्तेदार माना जाता है। प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख समूह हैं। अमीबोइड प्रोटोजोआ, ये जीव ताजे पानी, समुद्र के पानी या नम मिट्टी में रहते हैं। वे अमीबा की तरह स्यूडोपोडिया, झूठे पैर डालकर अपने शिकार को हिलाते हैं और पकड़ते हैं। समुद्री रूपों की सतह पर सिलिका के गोले होते हैं। उनमें से कुछ, जैसे एंटामोइबा, परजीवी हैं। ध्वजांकित प्रोटोजोआ इस समूह के सदस्य या तो मुक्तजीवित या परजीवी हैं। उनके पास फ्लैगेल्ला है। परजीवी रूप नींद की बीमारी जैसे डायसीज का कारण बनते हैं। उदाहरण ट्रिपैनोसोमा। सिलेटेड प्रोटोजोआ, ये हजारों सिलिया की उपस्थिति के कारण जलीय, सक्रिय रूप से चलने वाले जीव हैं। उनके पास एक गुहा गुलेट है जो कोशिका की सतह के बाहर खुलता है। सिलिया की पंक्तियों के समन्वित आंदोलन के कारण भोजन से लदे पानी को गुलाल में ले जाया जाता है। उदाहरण पैरामीशियम, चित्र 2 से 4। स्पोरोजोअन, इसमें विविध जीव शामिल हैं जिनके जीवन चक्र में एक संक्रामक बीजाणु जैसी अवस्था होती है। सबसे कुख्यात प्लास्मोडियम मलेरिया परजीवी है जो मलेरिया का कारण बनता है, एक ऐसी बीमारी जिसका मानव आबादी पर चौंका देने वाला प्रभाव पड़ता है। 2.3 कवक साम्राज्य। कवक हेटेरोट्रॉफिक जीवों का एक अनूठा साम्राज्य है।
वे आकृति विज्ञान और निवास स्थान में एक महान विविधता दिखाते हैं। आपने नम रोटी और सड़े हुए फलों पर कवक देखा होगा। आपके द्वारा खाए जाने वाले सामान्य मशरूम और टॉडस्टूल भी कवक हैं। सरसों के पत्तों पर दिखाई देने वाले सफेद धब्बे एक परजीवी कवक के कारण होते हैं। कुछ एक कोशिकीय कवक जैसे खमीर का उपयोग रोटी और बियर बनाने के लिए किया जाता है। अन्य कवक पौधों और जानवरों में बीमारियों का कारण बनते हैं। गेहूं में जंग लगने वाला पक्सिनिया एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। कुछ एंटीबायोटिक दवाओं के स्रोत हैं जैसे पेनिसिलियम। कवक महानगरीय हैं और हवा, पानी, मिट्टी और जानवरों और पौधों पर होते हैं। वे गर्म और आर्द्र स्थानों में बढ़ना पसंद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम फ्रिज में खाना क्यों रखते हैं? जी हाँ, यह बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन के कारण खाने को खराब होने से बचाने के लिए है। खमीर के अपवाद के साथ जो एक कोशिकीय हैं, कवक फिलामेंटस हैं। उनके शरीर में लंबी, पतली धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें हाइफे कहा जाता है। हाइफे के नेटवर्क को माइसेलियम के रूप में जाना जाता है। कुछ हाइप मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से भरे निरंतर ट्यूब होते हैं, इन्हें कोएनोसाइटिक हाइप कहा जाता है। दूसरों के हाइप में सेप्टे या क्रॉस दीवारें होती हैं। कवक की कोशिका भित्ति चिटिन और पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। अधिकांश कवक विषमपोषी होते हैं और मृत सबस्ट्रेट से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करते हैं और इसलिए उन्हें सैप्रोफाइट कहा जाता है। जो जीवित पौधों और जानवरों पर निर्भर करते हैं उन्हें परजीवी कहा जाता है। वे सहजीवन के रूप में भी रह सकते हैं, शैवाल के साथ लाइकेन के रूप में और उच्च पौधों की जड़ों के साथ माइकोराइजा के रूप में। कवक में प्रजनन वानस्पतिक साधनों द्वारा हो सकता है, विखंडन और नवोदित। अलैंगिक प्रजनन बीजाणुओं द्वारा होता है जिन्हें कोनिडिया या स्पोरेंजियोस्पोर्स या ज़ोस्पोर्स कहा जाता है, और यौन प्रजनन ओस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स द्वारा होता है। विभिन्न बीजाणु अलग अलग संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं जिन्हें फलने वाले शरीर कहा जाता है। यौन चक्र में निम्नलिखित 3 चरण शामिल हैं। दो प्रेरक अथवा अप्रेरक युग्मकों के बीच प्रोटोप्लाज्मों का संलयन जिसे प्लास्मोगैमी कहते हैं। 2 दो नाभिकों का संलयन जिसे करियोगामी कहते हैं। 3 युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन जिसके परिणामस्वरूप अगुणित बीजाणु होते हैं। जब एक कवक यौन रूप से प्रजनन करता है तो संगत संभोग प्रकारों के 2 अगुणित हाइप एक साथ आते हैं और फ्यूज होते हैं। कुछ कवक में 2 अगुणित कोशिकाओं के संलयन के परिणामस्वरूप तुरंत द्विगुणित कोशिकाएं 2N होती हैं। हालांकि अन्य कवक एस्कोमाइसेट्स और बेसिडियोमाइसेट्स में एक हस्तक्षेप करने वाला डाइकैरियोटिक चरण N+N यानी प्रति सेल 2 नाभिक होता है। ऐसी स्थिति को डिकारियोन कहा जाता है और चरण को कवक का डाइकारियोफेज कहा जाता है। बाद में माता पिता के नाभिक फ्यूज हो जाते हैं और कोशिकाएं द्विगुणित हो जाती हैं। कवक फलने वाले निकायों का निर्माण करते हैं जिसमें कमी विभाजन होता है, जिससे अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है। माइसेलियम की आकृति विज्ञान, बीजाणु गठन की विधि और फलने वाले शरीर विभिन्न वर्गों में राज्य के विभाजन का आधार बनाते हैं। क ख ग चित्र 2.5 कवक ए म्यूकोर, बी एस्परजिलस, सी एगारिकस। 2 मार्च 2001 फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज के सदस्य जलीय आवासों में और नम स्थानों में सड़ने वाली लकड़ी पर या पौधों पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। माइसेलियम एसेप्टेट और कोएनोसाइटिक है। अलैंगिक प्रजनन ज़ोस्पोर्स मोटाइल या एप्लानोस्पोर्स गैर मोटाइल द्वारा होता है। ये बीजाणु स्पोरेंगियम में अंतर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। युग्मनज बीजाणु 2 युग्मकों के संलयन से बनता है। ये युग्मक आकृति विज्ञान, समयुग्मक या असमान, विषमयुग्मक या विषमयुग्मक में समान होते हैं। म्यूकोर चित्र 2 से 5 राइजोपस पहले उल्लेख किया गया ब्रेड मोल्ड तथा अल्बुगो सरसों पर परजीवी कवक कुछ सामान्य उदाहरण हैं। 2 मार्च 2002 एस्कोमाइसिटी आमतौर पर थैलिकवक के रूप में जाना जाता है। एस्कोमाइसेट्स ज्यादातर बहुकोशिकीय होते हैं जैसे पेनिसिलियम या शायद ही कभी एक कोशिकीय जैसे खमीर, सैक्रोमाइसेस। वे सैप्रोफाइटिक, डीकंपोजर, परजीवी या कोप्रोफिलस गोबर पर उगने वाले हैं। माइसेलियम एक एंडीसेप्टेट शाखित है। अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया होते हैं जो विशेष माइसेलियम पर बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं जिन्हें कोनिडियोफोरस कहा जाता है। अंकुरण पर कोनिडिया माइसेलियम का उत्पादन करता है। यौन बीजाणुओं को एस्कोस्पोर्स कहा जाता है जो एस की एकवचन एस्कस जैसे थैली में अंतर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं।
इन एससीआई को विभिन्न प्रकार के फलने वाले निकायों में व्यवस्थित किया जाता है, जिन्हें एस्कोकार्प्स कहा जाता है। कुछ उदाहरण हैं एस्परजिलस चित्र 2 से 5 ब, क्लेविसेप्स तथा न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक और आनुवंशिक कार्यों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। मोरेल और ट्रफल्स जैसे कई सदस्य खाद्य होते हैं और उन्हें व्यंजन माना जाता है। 2 मार्च 2003 बेसिडियोमाइसिटी। बेसिडियोमाइसिट्स के आमतौर पर ज्ञात रूप मशरूम ब्रैकेट कवक या पफबॉल हैं। वे मिट्टी में, लॉग और पेड़ के स्टंप पर और जीवित पौधों के शरीर में परजीवी के रूप में बढ़ते हैं, जैसे जंग और स्मट्स। माइसेलियम शाखित और सेप्टेट है। अलैंगिक बीजाणु आमतौर पर नहीं पाए जाते हैं, लेकिन विखंडन द्वारा वनस्पति प्रजनन आम है। यौन अंग अनुपस्थित हैं, लेकिन प्लास्मोगैमी को विभिन्न उपभेदों या जीनोटाइप के 2 वनस्पति या दैहिक कोशिकाओं के संलयन द्वारा लाया जाता है। परिणामी संरचना डाइकैरियोटिक है, जो अंततः बेसिडियम को जन्म देती है। कर्मयोगी और अर्धसूत्री विभाजन बेसिडियम में होते हैं, जो 4 बेसिडियोस्पोर का उत्पादन करते हैं। बेसिडियोस्पोर बहिर्जात रूप से बेसिडियम पीएल। बेसिडिया को बेसिडियोकार्प्स नामक फलने वाले निकायों में व्यवस्थित किया जाता है। कुछ सामान्य सदस्य हैं अग्रिकस, मशरूम चित्र 2 से 5 ब, उस्तिलागो, स्मट तथा पक्सिनिया, रस्ट फंगस। 2 मार्च 2004 ड्यूटेरोमाइसिटी। आमतौर पर अपूर्ण कवक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन कवक के केवल अलैंगिक या वनस्पति चरणों को जाना जाता है। जब इन कवक के यौन रूपों की खोज की गई तो उन्हें उन वर्गों में ले जाया गया जिनसे वे सही मायने में संबंधित हैं। यह भी संभव है कि अलैंगिक और वनस्पति चरण को एक नाम दिया गया हो और ड्यूटेरोमाइसिटीज के तहत रखा गया हो, और यौन चरण को दूसरा और दूसरे वर्ग के तहत रखा गया हो। बाद में जब लिंकेज स्थापित किए गए तो कवक को सही ढंग से पहचाना गया और ड्यूटेरोमाइसिटीज से बाहर ले जाया गया। एक बार ड्यूटेरोमाइसेट्स के सदस्यों के पूर्ण यौन चरणों की खोज की गई, उन्हें अक्सर एस्कोमाइसेट्स और बेसिडियोमाइसेट्स में ले जाया गया। ड्यूटेरोमाइसिटीज केवल अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं, जिन्हें कोनिडिया के रूप में जाना जाता है। माइसेलियम सेप्टेट और शाखित है। कुछ सदस्य मृतजीवी अथवा परजीवी होते हैं, जबकि उनमें से बड़ी संख्या में कूड़े के अपघटक होते हैं तथा खनिज चक्रण में सहायता करते हैं। कुछ उदाहरण अल्टरनेरिया, कोलेटोट्रिचम और ट्राइकोडर्मा हैं। 2.4 किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे में सभी यूकेरियोटिक क्लोरोफिल युक्त जीव शामिल हैं, जिन्हें आमतौर पर पौधे कहा जाता है। कुछ सदस्य आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं, जैसे कि कीटभक्षी पौधे या परजीवी। ब्लैडरवॉर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप कीटभक्षी पौधों के उदाहरण हैं और कुस्कुटा एक परजीवी है। पौधों की कोशिकाओं में एक यूकेरियोटिक संरचना होती है, जिसमें प्रमुख क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बनी होती है। आप अध्याय 8 में यूकेरियोटिक कोशिका संरचना का विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्लांटे में शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म शामिल हैं। पौधों के जीवन चक्र के 2 अलग अलग चरण होते हैं, द्विगुणित स्पोरोफाइटिक और अगुणित गैमेटोफाइटिक, जो एक दूसरे के साथ वैकल्पिक होते हैं। अगुणित और द्विगुणित चरणों की लंबाई और क्या ये चरण मुक्त जीवित हैं या दूसरों पर निर्भर हैं, पौधों में विभिन्न समूहों के बीच भिन्न होते हैं। इस घटना को पीढ़ी का प्रत्यावर्तन कहा जाता है। आप अध्याय 3 में इस राज्य के बारे में अधिक जानकारी पढ़ेंगे। 2.5 किंगडम एनिमेलिया। इस साम्राज्य की विशेषता हेटेरोट्रॉफिक यूकेरियोटिक जीव हैं, जो बहुकोशिकीय हैं और उनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की कमी है। वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। वे अपने भोजन को एक आंतरिक गुहा में पचाते हैं और खाद्य भंडार को ग्लाइकोजन या वसा के रूप में संग्रहित करते हैं। उनके पोषण का तरीका होलोजोइक है, भोजन के अंतर्ग्रहण से। वे एक निश्चित विकास पैटर्न का पालन करते हैं और वयस्कों में बढ़ते हैं, जिनका एक निश्चित आकार और आकार होता है। उच्च रूप विस्तृत संवेदी और न्यूरोमोटर तंत्र दिखाते हैं। उनमें से ज्यादातर हरकत करने में सक्षम हैं। यौन प्रजनन नर और मादा के मैथुन द्वारा होता है, जिसके बाद भ्रूण का विकास होता है। विभिन्न फाइला की मुख्य विशेषताओं का वर्णन अध्याय 4 में किया गया है। 2.6 वायरस, वायरोइड्स, प्रियन और लाइकेन। व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन और कुछ अकोशिकीय जीवों जैसे वायरस, वायरोइड्स और प्रियन का कोई उल्लेख नहीं है। इन्हें संक्षेप में यहां पेश किया गया है। हम सभी जो सामान्य सर्दी या फ्लू के दुष्प्रभावों का सामना कर चुके हैं, जानते हैं कि वायरस का हम पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, भले ही हम इसे अपनी स्थिति से न जोड़े।
वायरस को वर्गीकरण में कोई जगह नहीं मिली क्योंकि उन्हें वास्तव में जीवित नहीं माना जाता है। अगर हम जीवित जीवों को उन जीवों के रूप में समझते हैं जिनकी कोशिका संरचना होती है। वायरस गैरकोशिकीय जीव हैं जो जीवित कोशिका के बाहर एक अक्रिय क्रिस्टलीय संरचना होने की विशेषता रखते हैं। एक बार जब वे एक सेल को संक्रमित करते हैं तो वे मेजबान सेल की मशीनरी को खुद को दोहराने के लिए लेते हैं, मेजबान को मारते हैं। क्या आप वायरस को जीवित या निर्जीव कहेंगे? क ख चित्र 2 से 6 तंबाकू मोज़ेक विषाणु टीएमवी ख जीवाणुभोजी। वायरस का अर्थ विष या विषैला तरल पदार्थ दिमित्री इवानोव्स्की 1892 ने दिया था, जिसमें कुछ रोगाणुओं को तंबाकू के मोज़ेक रोग के कारण जीव के रूप में मान्यता दी गई थी। चित्र 2 से 6 ये बैक्टीरिया से छोटे पाए गए क्योंकि वे बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से गुजरते थे। N.W. बेजरिनेक 1898 ने प्रदर्शित किया कि तंबाकू के संक्रमित पौधों का अर्क स्वस्थ पौधों में संक्रमण का कारण बन सकता है और तरल पदार्थ को कॉन्टैगियम विवम फ्लूइडम संक्रामक जीवित द्रव कहा जाता है। W.M. स्टेनली 1935 ने दिखाया कि वायरस क्रिस्टलीकृत हो सकते हैं और क्रिस्टल में बड़े पैमाने पर प्रोटीन होते हैं। वे अपने विशिष्ट मेजबान सेल के बाहर निष्क्रिय हैं। वायरस परजीवी हैं। प्रोटीन के अलावा वायरस में आनुवंशिक सामग्री भी होती है जो या तो आरएनए या डीएनए हो सकती है। किसी भी वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों नहीं होते हैं। एक वायरस एक न्यूक्लियोप्रोटीन है और आनुवंशिक सामग्री संक्रामक है। सामान्य तौर पर पौधों को संक्रमित करने वाले वायरस में एकल फंसे हुए आरएनए होते हैं और वायरस जो जानवरों को संक्रमित करते हैं उनमें या तो एकल या डबल फंसे आरएनए या डबल फंसे डीएनए होते हैं। बैक्टीरियल वायरस या बैक्टीरियोफेज वायरस जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं आमतौर पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होते हैं। चित्र 2.6b कैप्सोमर्स नामक छोटे सबयूनिट से बना कैप्सिड नामक प्रोटीन कोट न्यूक्लिक एसिड की रक्षा करता है। इन कैप्सोमर्स को पेचदार या पॉलीहेड्रल ज्यामितीय रूपों में व्यवस्थित किया जाता है। वायरस कंठमाला, चेचक, दाद और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं। मनुष्यों में एड्स भी एक वायरस के कारण होता है। पौधों में लक्षण मोज़ेक गठन, पत्ती का लुढ़कना और मुड़ना, पीलापन और शिरा साफ करना, बौना और अवरुद्ध विकास हो सकते हैं। वायरोइड्स 1971 में टीओ डायर ने एक नए संक्रामक एजेंट की खोज की जो वायरस से छोटा था और आलू स्पिंडल कंद रोग का कारण बना। यह एक मुक्त आरएनए पाया गया। इसमें प्रोटीन कोट की कमी थी जो वायरस में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम वायरोइड है। वायरोइड का आरएनए कम आणविक भार का था। प्रियंस आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल रोगों को असामान्य रूप से मुड़ा हुआ प्रोटीन युक्त एजेंट द्वारा प्रेषित किया गया था। एजेंट आकार में वायरस के समान था। इन एजेंटों को प्रियन कहा जाता था। प्रियन के कारण होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारियां गोजातीय स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी BSE हैं, जिन्हें आमतौर पर मवेशियों में पागलगाय रोग कहा जाता है और मनुष्यों में इसका समान संस्करण CR जैकब रोग CJD है। लाइकेन सहजीवी संघ हैं, अर्थात शैवाल और कवक के बीच पारस्परिक रूप से उपयोगी संघ। शैवाल घटक को फाइकोबियोंट और फंगल घटक को माइकोबियोंट के रूप में जाना जाता है, जो क्रमशः ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक हैं। शैवाल कवक और कवक के लिए भोजन तैयार करते हैं, आश्रय प्रदान करते हैं और अपने साथी के लिए खनिज पोषक तत्वों और पानी को अवशोषित करते हैं। उनका जुड़ाव इतना करीब है कि अगर कोई प्रकृति में एक लाइकेन देखता है तो कोई कभी कल्पना नहीं करेगा कि उनके भीतर दो अलग अलग जीव थे। लाइकेन बहुत अच्छे प्रदूषण संकेतक हैं, वे प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं बढ़ते हैं। सारांश: पौधों और जानवरों का जैविक वर्गीकरण पहली बार अरस्तू द्वारा सरल रूपात्मक वर्णों के आधार पर प्रस्तावित किया गया था। लिनियस ने बाद में सभी जीवित जीवों को 2 राज्यों में वर्गीकृत किया, प्लांटी और एनिमेलिया। व्हिटेकर ने एक विस्तृत 5 साम्राज्य वर्गीकरण का प्रस्ताव दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया। 5 जगत वर्गीकरण के मुख्य मानदंड कोशिका संरचना, शरीर संगठन, पोषण और प्रजनन की विधि और फाइटोलैनेटिक संबंध थे। 5 जगत वर्गीकरण में बैक्टीरिया को किंगडम मोनेरा में शामिल किया गया है। बैक्टीरिया वितरण में महानगरीय हैं। ये जीव सबसे व्यापक चयापचय विविधता दिखाते हैं। बैक्टीरिया अपने पोषण के तरीके में स्वपोषी या विषमपोषी हो सकते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में सभी एकल कोशिका वाले यूकेरियोट्स जैसे क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैगलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोल्ड और प्रोटोजोआ शामिल हैं। प्रोटिस्ट ने नाभिक और अन्य झिल्ली बाध्य जीवों को परिभाषित किया है। वे अलैंगिक और यौन दोनों तरह से प्रजनन करते हैं।
किंगडम फंगी के सदस्य संरचनाओं और आवास में एक महान विविधता दिखाते हैं। अधिकांश कवक अपने पोषण के तरीके में सैप्रोफाइटिक होते हैं। वे अलैंगिक और यौन प्रजनन दिखाते हैं। फाइकोमिसीट्स, एस्कमिसीट्स, बैसिडियोमाइसीट्स और ड्यूटेरोमाइसीट्स इस राज्य के अंतर्गत 4 वर्ग हैं। प्लांटे में सभी यूकेरियोटिक क्लोरोफिल युक्त जीव शामिल हैं। शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इस समूह में शामिल हैं। पौधों का जीवन चक्र पीढ़ियों के प्रत्यावर्तन को प्रदर्शित करता है। गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक पीढ़ियां। कोशिका भित्ति की कमी वाले हेट्रोट्रॉफिक यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय जीवों को किंगडम एनिमेलिया में शामिल किया गया है। इन जीवों के पोषण का तरीका होलोजोइक है। वे ज्यादातर यौन मोड द्वारा प्रजनन करते हैं। कुछ अकोशिकीय जीव जैसे वायरस और वायरोइड के साथ साथ लाइकेन भी वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली में शामिल नहीं हैं।